हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बाघ गुफा के बारे में। जैसा कि कल हम लोगों ने बीच में रोक दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए शेष पार्ट थोड़ा सा बाघ गुफा के बारे में ही रह गया है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं कल से। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था बाघ गुफाओं के निर्माण समय काल के बारे में देखा था कि बाघ गुफाएं कब निर्मित की गई थीं। तो इसका एक प्रूफ मिला है दूसरी गुफा में, महाराज सुबंध का ताम्रलेख, जिसमें बताया गया है कि महाराज सुबंध का टाइम पीरियड ये था 416 ईस्वी से 466 ईस्वी के मध्य। तो आप सोचिए, जब उनका टाइम पीरियड ये 5वीं शताब्दी है और उन्हीं के नाम का एक ताम्रलेख जो मिला है, तो ये स्वाभाविक है कि उसी समय बाघ गुफाएं निर्मित रही होंगी, तभी तो उनका ताम्रलेख उसमें लिखा लगा हुआ है उस गुफा में। और ये ताम्रलेख दूसरी गुफा से प्राप्त होता है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बाघ की गुफाओं में चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ बाघ लिख गया है, यहाँ पर आप लोग बाघ लिख लीजिए। बाघ, देखिए, बाघ के जो पाँचवीं और जिन गुफाओं में कुछ इंपॉर्टेंट चित्र थे उसको हम लोगों ने देख लिया। जैसा कि हम लोग 5वीं गुफा में देखे हैं, मुर्गी और चूजे का एक दृश्य मिला है और एक जुलू नामक चित्र मिला 5वीं गुफा में। आज हम लोग बाघ की चौथी गुफा के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाघ गुफा के चित्र जो थे वो सर्वाधिक सुरक्षित हैं। इसीलिए ज़्यादा जानकारी हम लोगों को बाघ की चौथी गुफाओं के बारे में ही मिलती है और ज़्यादा चित्र भी इन्हीं से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये सुरक्षित हैं अभी तक। टोटल 9 गुफाएं हैं। तो देखते हैं बाघ की चौथी गुफा। तो देखिए, इसकी माप जो है 45 गुणे 6 फीट है। बाघ की चौथी गुफा की माप जो है 45 गुणे 6 फीट है। और इसके पैनल मतलब इसकी जगह जो स्पेस है इस गुफा में, वहाँ पर 7 दृश्यों का विवरण मिला है, यानी कि 7 प्रकार के दृश्यों का चित्र मिला है वहाँ पर। तो इसमें पहला दृश्य कौन सा है? पहला दृश्य है 200 शोकाकुल नारी। देखिए, यहाँ पर 200 जो लिख दिया गया है, यहाँ 2 होना चाहिए था। 2 शोकाकुल नारी, 2 शोकाकुल नारी का चित्र यहाँ से मिला है पहले दृश्य से। 2 नारियाँ हैं जो कि दुख में हैं। उनके चेहरे का भाव कैसा है? शोक में है, दुख में है। तो प्रथम दृश्य में ये प्राप्त होता है। अब इसी से संबंधित एक शीर्षक जो है प्रकाशित हुआ था। ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद की पत्रिका के पेज नंबर 8 पर द एनिग्मा ऑफ बाघ, यहाँ भी देखिए बाघ लिखिए यहाँ पर, बाघ के पापा पेंटिंग के नाम से। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आपका जो आयोग है, माध्यमिक चयन आयोग, ये इलाहाबाद में ही है और ये एग्ज़ाम टीजीटी का वही कंडक्ट करवाता है। तो हो सकता, और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश टीजीटी है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है भी ये उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। और इसकी पत्रिका के पेज नंबर 8 पर द एनिग्मा ऑफ बाघ के बाफा पेंटिंग के नाम से ये जो 2 शोकाकुल नारी है प्रथम दृश्य में चौथी गुफा में, वो प्रिंट हुआ है या फिर छपा है इस शीर्षक के साथ। ये जो लिखा हुआ है ये शीर्षक है, इसी शीर्षक के साथ वो जो नारियाँ हैं दोनों जो शोक में हैं, वो पेज नंबर 8 में छपी हुई हैं। और कब छपी? 1889 ईस्वी में। और किसकी पत्रिका है? उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट आपके लिए और बन सकता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। अब देखिए, इस दृश्य के बारे में डिटेल से देखते हैं। इसी दृश्य के दूसरे भाग में छत के छज्जे के नीचे एक बड़ी पक्षी दूसरे छोटी पक्षी को दाना चुगाते हुए दिखाया गया है। आप देखते होंगे, आप लोग रियल में भी देखे होंगे, बड़ी पक्षियाँ दाना ढूंढ ढूंढ के लाती हैं, अपने बच्चों के मुंह में डाल डाल के खिलाती हैं। तो देखिए कितना अच्छा चित्रण है। पूछा जा सकता है ये बाघ की किस गुफा से ये चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये बाघ की चौथी गुफा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसको यहाँ पर बता दिया मैंने, क्योंकि ये बहुत यूनिक चित्र है। बड़ी पक्षी अपनी छोटी पक्षी अपनी बच्ची को दाना चुगा रही है अपने उसके मुंह में। आप लोग देखे होंगे ये चीज़। ये हो गया, ये पहला दृश्य हो गया। अब दूसरा दृश्य देखिए। इस दृश्य का शीर्षक क्या है? मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब चर्चा हो रही है आपस में, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यही इतना पॉइंट है। इस दृश्य का शीर्षक क्या है? मंत्रणा। अब तीसरा दृश्य देखें, ये यहाँ पर सिर्फ यही इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तीसरा दृश्य है, ये सब सारी चित्र जो है, सारे चित्र बाघ की चौथी गुफा से प्राप्त हुए हैं। आकाशधारी देव पुरुषों का विचरण। 6 व्यक्ति हैं और इन्हें क्या माना जा रहा है? आकाश के देव पुरुष हैं। ये आकाश में विचरण कर रहे हैं। और कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं।
ये तीसरा दृश्य है, बाघ की चौथी गुफा का ये तीसरा चित्र मान सकते हैं आप। अब चौथा दृश्य देखिए, 5 गायिकाएँ मिली हैं, 5 गायिकाएँ जिनकी कमर पर कसी चोलियाँ पहन रखी हैं। जिन्होंने ये 5 जो गायिकाएँ हैं, ये कमर पर कसी हुई चोलियाँ पहन रखी हैं। वह बाल जूड़े में बंधे हुए, इनके बाल जो है जूड़े में बंधे हुए हैं। केंद्र में जो स्थिति है, देखिए 5 हैं, 2 इधर कर दीजिए ऐसे, मान लीजिए 2 इधर हो गई, एक आपके बीच में हो गई। ये जो बीच वाली है, बीच वाली जो है, ये हाथ में बीड़ा ली हुई है, बीड़ा जैसा वाद्य यंत्र ली हुई बीच वाली। ठीक, चित्र में अजंता की तरह ईरानी नीला रंग, ये जो चित्र है, चौथा दृश्य है, ये 5 गायिकाएँ जो हैं, जो कमर पर कसी चोलियाँ पहन रखी हैं, वह बाल इनके जूड़े में बंधे हुए हैं तथा केंद्र वाली स्त्री हाथ में बीड़ा ली हुई है। ये सारे चित्र ईरानी नीला रंग में भरे गए हैं, ईरानी नीले रंग से कलर किए गए हैं। और ऐसा ही अजंता में भी देखा जा सकता है। अब देखिए, आपके पास एक पॉइंट मिल गया, अजंता और बाघ की गुफा में एक समानता मिल गई कि अजंता की तरह यहाँ पर भी देखिए नीला रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईरानी नीला रंग। अब 5वां दृश्य देखिए, यह दृश्य नृत्यांगनों, यहाँ नृत्यांगनों एवं वादिकाओं के नाम से जाना जाता है। यह दृश्य जो है 5वां दृश्य बाघ की चौथी गुफा का, या फिर आप कह सकते हैं बाघ की चौथी गुफा का 5वां चित्र नृत्यांगनों वादिकाओं के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये, अभी देखिए इसके ऊपर हम लोग देखें गायिका, ये भी गायिकाओं का है, गाना गाने वाली। गायिकाओं का मतलब क्या है, गाना गाने वाली। और यहाँ वादिकाओं का ये मतलब है, आप लोग वादिकाओं का मतलब अगर नहीं जानते होंगे, जानते ही होंगे तो बता भी दे रहे हैं। वादिकाओं का मतलब जो बजाने वाली हैं, बजा रही हैं। वादक, अगर ये पुरुष जेंडर होता तो वादक लिखा होता, सॉरी बा लिख दिया मैंने, वादक लिखा जाएगा, वादक, ये पुरुष के लिए प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ महिलाएं हैं वादक का काम कर रही हैं, वादिकाओं लिखा है इसीलिए। तो यह दृश्य 5वां दृश्य जो है, यह नृत्यांगनों एवं वादिकाओं के नाम से जाना जाता है। यह दृश्य अपनी मंडलाकार व्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। आपसे पूछा जा सकता है बाघ गुफा की कौन से गुफा में ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जो अपनी मंडलाकार व्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुका है। तो कौन सा चित्र है, 5वां चित्र है, 5वां दृश्य है जिसमें नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं का चित्र प्राप्त हुआ है। इस दृश्य को हल्लिशक नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, हल्लिशक नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये जो नाचने वाली या बजाने वाली हैं, ये मंडलाकार व्यवस्था में हैं। ठीक, और इन्हें इस सीन को क्या कहा जा रहा है, हल्लिशक नृत्य। ठीक, इस चित्र के 2 भाग हैं, इस चित्र के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 7 स्त्री गायिकाएं द्वारा 8 पुरुष आकृतियों को घेरे हुए हैं। ठीक है, बीच में पुरुष आकृतियां हैं, फिर 7 स्त्री गायिकाएं जो है इसके चारों तरफ से गाना गा रही हैं। देखिए ऐसा है ये चित्र। ठीक, इसीलिए तो कह रहे हैं मंडलाकार आकृति। अब देखते हैं जिसमें देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम भाग में 7 गायिकाएं हैं तथा 8 पुरुष स्त्री आकृतियों को घेरे हुए दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें जो है 3 स्त्री हाथ में डंडा एवं 3 के हाथ में मजीरा एवं 1 के हाथ में क्या है, मृदंग है। देखिए 7 हो गई ना, 3 जो है डंडा ली हुई है, 3 मजीरा ली हुई है, 6 हो गया, 3 3 6, तथा 1 क्या ली हुई है, मृदंग ली हुई, 7 हो गया। इस दृश्य में प्रभाविता का नियम का पालन किया गया है। ठीक, इस दृश्य में प्रभाविता के नियम का पालन किया गया है। अब देखिए चित्र के तल का विभाजन, इस जो चित्र है इसके तल का विभाजन, जो नीचे, तल का मतलब जो नीचा होता है, जहाँ पर चित्र का आधार होगा उसी को तल बोला जा रहा है। उसका विभाजन सूर्यमुखी, विभाजन का मतलब तल को कई भाग में डिवाइड किया गया है। तो सूर्यमुखी के फूल से जो है इसको डिवाइड किया गया है पुष्प के आधार पर। अब दूसरे भाग में क्या है, इस चित्र के 5वें दृश्य के चित्र के दूसरे भाग में 6 स्त्री, अभी देखिए पहले भाग में 7 स्त्रियां हैं और 6 पुरुष हैं, यहाँ पर 6 स्त्री हैं 7 पुरुष हैं। सेम वही पोजीशन है कि यहाँ पर स्त्रियां 7 पुरुष आकृतियों को घेरे हुए दर्शाया गया है, जिसमें 3 स्त्री के हाथ में डंडा, 2 के हाथ में, यहाँ पर 2 के हाथ में मजीरा तथा 1 के हाथ में मृदंग ली हुई है एक स्त्री। इस चित्र का तल का विभाजन वर्तुलाकार है। वहाँ पर कैसा था, सूर्यमुखी के पुष्पों से बांटा गया था आधार या तल, यहाँ पर वर्तुलाकार है। अब छठा दृश्य देखें तो छठा दृश्य जो है जुलूस का दृश्य है। इस दृश्य में घुड़सवारों का दल दिखाया गया है। छठे दृश्य में घुड़सवारों का दल दिखाया गया है। अभी देखिए घुड़सवारों से रिलेटेड आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आगे। ठीक, एक सेकेंड। देखिए छठा दृश्य आपका हो गया। अब 7वां दृश्य देखिए। देखिए इसमें घुड़सवारों वाला हो गया, जुलूस हो गया, एक हाथियों का भी जुलूस छठे दृश्य में मिला है। ठीक है, अब 7वां दृश्य देखिए। इसमें 4 हाथी एवं 3 घुड़सवार दिखाए गए। 4 हाथी एवं 3 घुड़सवार दिखाए गए। हाथियों को विश्राम की अवस्था,
मुद्रा में दिखाया गया है। ये सब चौथी गुफा के चित्र हैं। डॉक्टर इम्पे ने इस चित्र का वर्णन किया है। पूछा जा सकता है डॉक्टर इम्पे ने किस बाघ की किस गुफा के चित्र का वर्णन किया है, तो चौथी गुफा के 7वें दृश्य का वर्णन किया है डॉक्टर इम्पे ने। अब देखते हैं, ये 7 दृश्य मिले थे। बाघ की चौथी गुफाओं से 7 चित्र प्राप्त हुए थे, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि बाघ की गुफा में अभी तक जो है सर्वाधिक सुरक्षित चित्र अभी प्राप्त हुए हैं। तो ये 7 चित्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी चित्र पूछा जा सकता है कि इस गुफा में और कौन से नंबर का चित्र है। अब विशेषताएं देखिए बाघ गुफा की। तो बाघ गुफा की विशेषताओं में देखिए, बाघ में बौद्ध धर्म के अलावा जीवन के विविध पक्षों यथा अश्वारोहण व नृत्य गान का वर्णन किया गया है। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में तो दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में बाघ के, कि ये बौद्ध संप्रदाय की महायान शाखा से संबंधित था और उनके निवास स्थल के लिए बनाया गया था ये बाघ की गुफाओं को। आप लोग कल वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस चीज़ को, विशेषताओं को। उसमें बताया गया है कि बाघ की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य ही था कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके निवास स्थल बनाए जाएँ, विहार बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें वही बात कही जा रही है, बौद्ध धर्म के से संबंधित तो थे ही, इसके अलावा जीवन के विविध पक्षों को भी इसमें दिखाया गया है। जैसे यथा का मतलब जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, ठीक है, जैसे अश्वारोहण, अश्वारोहण मतलब वही घुड़सवारी। जैसे कि अभी देखिए कई चित्र हम लोगों ने देखा है, घुड़सवारों का दल मिला है। पाँचवें दृश्य या छठवें दृश्य में इसको देखा है, 5वें में भी 6वें में भी देखा है। नृत्य गान तो देखा ही हम लोगों ने चौथे और 5वें में। नृत्य गान का वर्णन किया गया। देखिए बाघ की गुफाओं में बहुत ज़्यादा नृत्य और गान और अश्वारोहण का वर्णन किया गया है, यानी फिर चित्रित किए गए हैं ऐसे चित्र। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है, जीवन के आनंद की जितनी अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में है उतनी अजंता के चित्रों में नहीं दिखाई देती। देखिए कह रहा है भावन के आनंद की जितनी अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में, मतलब वो लोग जो बाघ गुफाओं में चित्रकारी करते थे वो लोग अपने जीवन का आनंद के भाव भी उस पर उकेर रहे हैं। जैसे घुड़सवारी और हाथियों की सवारी, गाना बजाना बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना, स्त्रियां गा बजा रही हैं, तो वही कह रहे हैं जीवन का आनंद उसी से तो प्राप्त हो रहा है। उसकी अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है, उतना जनता में नहीं दिखाई देती। जैसे प्रेम एवं विवाह का वर्णन पक्षियों के द्वारा मना स्थितियों को दिखाने का प्रयास किया गया है, बाघ में ऐसा किया गया है। और बाघ की बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है, पंक्तिबद्ध केलों को प्रमुखता से चित्रित किया गया। ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि पंक्तिबद्ध केलों की विशेषता किस गुफा में है। बाघ गुफा में पंक्तिबद्ध ऐसे केले पंक्ति में लगाए गए हैं, कितने सुंदर लगते हैं। देखिए अभी भी हम लोग के यहाँ निमंत्रण कार्ड किसी के यहाँ से आता है तो उसमें केले किनारे किनारे ऐसे उसमें प्रिंटेड रहते हैं ना, प्रिंट किए रहते हैं, सुंदर लगता है वो। तो ऐसे ही बाघ की गुफाओं में भी चित्रकारी की गई है। अब चित्रण विधान देखिए, चित्रण विधान कैसा हुआ है। बाघ गुफाएं भूरे बलुए पत्थर की बनी हैं। किस पत्थर की बनी है? बलुए पत्थर की, जो कि भूरे कलर के हैं। बलुए पत्थर कई कलर के होते हैं, लाल बलुआ पत्थर होता है, सफ़ेद बलुआ पत्थर होता है, ये भूरे कलर का बलुआ पत्थर है। और भित्ति यानी कि दीवार पर सफ़ेद चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंग से रंगांकन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। टेम्परा टेक्निक है, इसको हम लोग टेक्निकल आर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परा और फ्रेस्को सेको ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं। भित्ति पर पहले सफ़ेद चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया है, फिर टेम्परा टेक्निक से रंगांकन किया गया है। अब वर्ण विधान देखें, वर्ण विधान का मतलब रंग विधान, कैसे रंगे गए हैं। बाघ में रंगों की 2 शैलियाँ हैं। बाघ में रंगों की 2 शैलियाँ अपनाई गई। पहली कौन सी हैं? चित्रों को बनाने में देखिए प्राथमिक कलर का यूज हुआ है। चित्रों को बनाने में प्राथमिक कलर का यूज हुआ है, जबकि आलेखन मतलब उसको सजाने के लिए हिरौंजी काला व सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब उस चित्र को, जैसे मान लीजिए कोई चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए कोई चित्र बनाया जा रहा है तो उसको बनाने में प्राथमिक कलर यूज कर लिया इन्होंने, लेकिन आलेखन हेतु हिरौंजी काला व सफ़ेद रंग का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखते हैं अजंता एवं बाघ के चित्रों की समीक्षा। बाघ, गा की जगह घा लिख लीजिए। बाघ के चित्रों की समीक्षा यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं कॉमन है इन अजंता और बाघ में, कौन कौन सी कॉमन नहीं है। तो देखिए अजंता की गुफाएं विभिन्न शासकों के संरक्षण में निर्मित हुई हैं। इनको बनाने में कुल 800 वर्षों का समय लगा। कहीं कहीं 900 मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मान 800 ही वर्ष है। रीता प्रताप में 800 ही दिया है। तो अजंता की गुफाएं जो है कई शासकों के संरक्षण में बनी। जैसा कि आप लोग अजंता वाला वीडियो पढ़े हैं, अच्छे से अगर पढ़ा होगा आपने, उसमें देख ही रहे होंगे गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, कई राजवंशों के शासनकाल में बनी हैं अजंता की गुफाएं। जब आप खुद सोचिए 800 वर्षों का समय लगा, तो कोई एक राजवंश इतने लंबे समय तक तो रहेगा नहीं ना। तो जबकि बाघ गुफाएं क्या है, एक ही समय में बन गई, एक ही राजवंश के। और ऐसा कौन सा राजवंश था? गुप्त।
तो इससे आपके पास एक पॉइंट यहाँ से ये भी मिल गया कि बाघ की गुफाएं गुप्तों ने बनवाया, बाघ की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया, ठीक है। जबकि अजंता में कई शासकों का संरक्षण रहा है अजंता को बनाने में। एक बार इस पॉइंट को हमको लगता है रिपीट कर देते हैं। देखिए, अजंता की गुफाएं विभिन्न शासकों के संरक्षण में निर्मित हुई हैं। इनको बनने में कुल 800 वर्षों का समय लगा, जबकि बाघ की गुफाएं एक ही समय में गुप्तों के काल में निर्मित की गई। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब विषय देखें, अजंता में सिर्फ जातक कथाओं का चित्रण किया है, यानी कि बुद्ध धर्म से आप कह सकते हैं। जातक कथाएं तो बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है, जबकि बाघ में बौद्ध धर्म से तो संबंधित विषय हैं ही, उसके अलावा जीवन के विविध पक्षों का भी चित्रण किया, जैसा कि आप ऊपर देखे हैं, गाना बजाना, प्रेम, विवाह या फिर अश्वारोहण या वो हाथी की सवारी भी बहुत ज़्यादा इसमें चित्रित किया गया है बाघ में। लेकिन अजंता में केवल जातक कथाओं या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र बनाए गए हैं। अब तकनीक देखें, अजंता के चित्रों में मिश्रित माध्यम का प्रयोग किया गया, जबकि बाघ की गुफाओं में टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया। ये सब हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखें, अजंता में सीमा रेखाएं काले एवं भूरे रंग से बनाई गई हैं, जबकि बाघ में इसका अभाव है। बाघ में किस चीज़ का अभाव है? सीमा रेखाएं काले एवं भूरे रंग से नहीं बनाई गई हैं, जबकि अजंता में सीमा रेखाओं का क्या मतलब है? सीमा रेखाओं का ये मतलब, जैसे कोई चित्र है, मान लीजिए मुझे तो चित्र बनाना बहुत अच्छे से आता नहीं है, कोई भी चित्र मान लीजिए ऐसे है, कोई चित्र मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। तो सीमा रेखा का मतलब ये जो किनारा है, किनारा जो है ब्लैक कलर से है, ये किनारा, इसी को सीमा का मतलब क्या है? एकदम बाउंड्री ही तो चित्रों की सीमा रेखा जो है अजंता में काले एवं भूरे रंग से बनाई गई हैं, जबकि बाघ में ऐसा नहीं है। बाघ में सीमा रेखा काले भूरे रंग से नहीं बनाई गई हैं। अब समानता देखिए, अजंता एवं बाघ में कौन सी समानता है गुफाओं में या चित्रों में? तो समानता ये है कि अजंता एवं बाघ में नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। अभी आप देख ही रहे हैं, नारियाँ ही ज़्यादातर गा बजा रही हैं, तथा कमर तक ढके हुए वस्त्रों से दर्शाया गया है। ऐसा अजंता में भी है, बाघ में भी है कि नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को दर्शाया गया है, तथा वो कमर तक ढके हुए वस्त्रों को पहनी हुई हैं। अजंता एवं बाघ दोनों में छतों, यहाँ छात्रों लिख गया, छतों एवं दीवारों पर सुंदर आलेखन बने हैं, ठीक है। दोनों की ये समानता हो गई। अब नोट देखते हैं। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। तो बाघ में जो है पक्षी को प्रमुखता के साथ अंकित कर मना स्थिति को दर्शाने का उत्तम प्रयास किया गया है। बाघ में क्या किया गया है? बाघ की ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता, एक केले वाला जो मैंने बताया, पंक्तिबद्ध केले लगाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता बाघ की गुफाओं की चित्रों की ये है कि अगर इनको कोई भाव दर्शाना है, जैसे मनुष्य का ही कोई भाव दर्शाना है, तो ये क्या करते हैं, उसको पक्षी बना के पक्षियों के माध्यम से दर्शाते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि बाघ की गुफाओं में पक्षी को प्रमुखता के साथ अंकित कर मना स्थिति को दर्शाने का उत्तम प्रयास किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता बाघ की गुफाओं की चित्रकारी की। तो आज आपका जो है बाघ गुफा समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बाद बादामी गुफा। कल हमारा टॉपिक होगा बादामी गुफा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।